इश्क की कोई खबर नहीं होती, इश्क करने की कोई जगह नहीं होती। इश्क कब किसको किस उम्र में हो जाए, इसकी किसी को खबर नहीं होती। कहते हैं जो बहू होती है वह घर की इज्जत होती है, आबरू होती है, और जो ससुर होता है वह घर के दरवाजे का पहरेदार होता है। अब एक दिन पहरेदार का ही दिल अपनी घर की इज्जत आबरू यानी कि बहू के लिए धड़कने लगता है। अब पर्दे के पीछे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब इस मोहब्बत की हकीकत जब लोगों के सामने धीरे धीरे कर आती है तो लोग बेहद ही हैरान रह जाते हैं। और जब बहू और ससुर एक दिन थाने पहुंचते हैं तो थाने पहुंचने के बाद जो वह एक करतूत करते हैं, वह करतूत लोगों को हैरान कर देती है। और करतूत करने के पीछे जो वजह सामने आती है वह और भी हैरान कर देने वाली रहती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो वाकई में बेहद ही रोचक है और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक जगह लगती है गोपालगंज। गोपालगंज के अंतर्गत एक थाना आता है, भोरे थाना। अब भोरे थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है दुबोलिया गांव। दुबोलिया गांव में एक व्यक्ति शुभम की शादी पास के ही एक गांव में एक लड़की सीमा से होती है। सीमा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं रहती, लेकिन बेहद खूबसूरत रहती है। अब जब उसकी शादी फिक्स होती है तो उसके जो ससुर रहते हैं और जो सास रहती हैं वह बिना दहेज के ही उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से पता किया था कि जो लड़की है वह बेहद ही कर्मठ है, क्योंकि काम करने में वह बहुत तेज तर्रार है, घर वह संभाल सकती है, इतना तो उसने पढ़ा लिखा है। जो लड़का रहता है वो अभी गांव का इज्जतदार सम्मानित लड़का रहता है, शुभम। अब शुभम की जब सीमा से शादी हो जाती है तो कुछ दिनों तक तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, दोनों साथ रहते हैं। अब धीरे धीरे कहते हैं कि जब जिम्मेदारी सर पर आने लगती है तो जो जिम्मेदारियां होती हैं वह अब, और जो शौक होता है वह अब प्यार नहीं देखता है, अब वह पैसे देखता है। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है। सीमा के दो बच्चे हो जाते हैं। अब जब दो बच्चे हो जाते हैं तो सीमा शुभम से कहती है कि अब यूं ही काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें कुछ करना होगा। दो बच्चे हो चुके हैं, कुछ कमाओगे नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। अब शुभम अपने एक करीबी मित्र से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वह कमाने के लिए उसके पास गुजरात चला जाता है। गुजरात जाने के बाद वह वहां कमाने लगता है, घर पैसे भेजने लगता है। घर पैसे भेजने लगता है तो उस पैसों से जो उसकी पत्नी रहती है सीमा, अपने बच्चों की देख रेख करने लगती है, अपने परिवार की देख रेख करने लगती है। अब इसी बीच जो उसकी सास रहती है उसकी मौत हो जाती है। अब शुभम घर आता है और अपनी माँ का क्रियाक्रम करने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है करने के बाद फिर से कमाने के लिए गुजरात जाने लगता है। उसकी पत्नी भी जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अब परिवार को लेकर 10 से 15 हजार रुपए में आजकल गुजारा कर पाना तो बड़े शहरों में मुश्किल है। अब यह बात वह सोचकर शुभम अपनी पत्नी को समझाता है और घर रहने के लिए कहता है। अब 2 साल धीरे धीरे और बीत जाते हैं, करीब 4 साल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सीमा के 4 बच्चे हो चुके थे। अब वह 4 बच्चों की मां बन चुकी थी और शुभम 4 बच्चों का पिता। शुभम कमाने के लिए फिर गुजरात जाता है और कई महीनों तक कमाता है। कमाकर वह घर आता है और घर आने के बाद घर का काम धाम कराता है, थोड़ा बहुत घर ठीक ठाक कराता है। 2 बच्चों का एडमिशन कराता है, 2 बच्चे छोटे छोटे रहते हैं। अब इसी समय जो उसके ससुर रहते हैं वह चचेरे भाई के पास रहने लगते हैं, क्योंकि ससुर से उनकी बनती नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद ससुर की भी मौत हो जाती है। अब परिवार में सिर्फ सीमा बचती है और उसके बच्चे रहते हैं।
सीमा अपने बच्चों के साथ परिवार में रहती थी, और जो शुभम रहता है उसका जो एक भाई भी रहता है वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। यानी कि परिवार में कुछ सदस्य थे लेकिन वो अलग थे। उसके चाचा भी रहते हैं, यानी कि सीमा के चचेरे ससुर भी अभी जिंदा थे। सीमा के चचेरे ससुर जिंदा रहते हैं, वह उनका नाम रहता है तूफानी शाह। तूफानी की शाह के घर भी आया जाया करती थी। जो भी जरूरतें पूरी पड़ती थी वह तूफानी शाह कभी कभार पूरा कर दिया करते थे। उनके परिवार की देख रेख किया करते थे। इसी बीच सुबह में एक दिन छुट्टी लेकर जब घर आता है और घर से दोबारा जब वह कमाने के लिए जा रहा था, तभी ट्रेन के नीचे वह गिर जाता है और उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। अब जैसे ही यह खबर पत्नी सीमा को मिलती है, सीमा बेहोश होकर गिर जाती है। बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब बच्चे बाहर जाकर अपने बाबा तूफानी को बताते हैं कि बाबा बाबा, मम्मी फोन पे किसी से बात कर रही थी और वह गिर गई है, वह बेहोश हो गई है। अब आसपास के लोग दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा बेहोश पड़ी हुई है, वह गिर गई है, उसके दांत लग चुके हैं। पानी का छिट्टा वगैरह मारा जाता है, सीमा होश में आती है। अब सीमा जब होश में आती है, होश में आते ही वह रोने लगती है और तूफानी को बताती है कि उनके पति शुभम की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। अब जैसे ही तूफानी यह सारी बात सुनते हैं, वह रोने लगते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उस जगह जाते हैं जहां पर ट्रेन से कटकर उस व्यक्ति शुभम की मौत हुई थी। अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद शुभम की लाश घर वालों को सौंप दी जाती है। अब घर में सीमा अकेली रहती है, कोई करने धरने वाला रहता नहीं है। सीमा विधवा हो चुकी थी, उनके कंधों पर बच्चों की 4-4 बच्चों की जिम्मेदारियां रहती हैं। घर में एक पैसा रहता नहीं है। अब जो उनके चचिया ससुर रहते हैं, चचेरे ससुर तूफानी दास साहब, वही उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं और उसका काम धाम करते हैं। जैसे ही सब कुछ बीतता है, कुछ दिनों बाद तूफानी शाह सीमा के घर जाते हैं और कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा जब तक तुम कुछ कर नहीं पाती हो। अब सीमा कर भी क्या सकती थी। तूफानी दास सिलाई मशीन खरीद कर ला कर देते हैं, कहते हैं ये चलाना तुम सीखो, धीरे धीरे सीख जाओगी तो इससे कुछ पैसे आने लगेंगे तुम्हारे बच्चों का, इससे भला होगा और उनकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चलने लगेगी। और जैसे ही कुछ होता है मैं व्यवस्था करता हूँ। अब तूफानी दास जो चचिया ससुर रहते हैं वह सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब वह घर का खर्च, खाने से लगाए सोने तक का सारा खर्च उठा लेते हैं। अब वह सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और सीमा के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते सब कुछ खरीद कर देने लगते हैं। अब कई महीनों तक, यानी कि अब 2023 में उसके पति की आज से 6 महीने पहले करीब मौत हुई थी और 2024 आ जाता है और 6 महीने तक करीब पति के मरने के बाद वह सारी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, दाल चावल नमक चीनी सारा कुछ। अब ये सब देखते हुए जो सीमा रहती है तो एक दिन सोचने लगती है, इतना तो कोई अपना नहीं करता है, मैं तो विधवा हूं, अकेली हो चुकी हूं, मैं क्या कर सकती हूं। अब वह अपने चचेरे ससुर तूफानी शाह को दिल दे बैठती है। अब वह उसे भगवान मानकर उसे प्यार करने लगती है। जब उसे प्यार करने लगती है, अंदर ही अंदर चाहने लगती है। एक दिन तूफानी शाह जब घर के अंदर आता है तो अब वह भी सीमा से बातचीत करते करते वह अभी सीमा पर दिलहार बैठता है, क्योंकि सीमा अभी जवान विधवा बहू रहती है, अभी वह जवान रहती है। और सीमा यह भी जानती थी कि तूफानी शाह के बाद काफी पैसे हैं, तूफानी शाह पैसे वाला है, वह उसकी मदद कर सकता है। और तूफानी शाह मदद भी करता था, गांव का बहुत ही इज्जतदार और नेक इंसान था। मदद करते करते तूफानी शाह के दिलों की घंटी बजने लगती है और वह घंटी सीमा के दिलों के पास जाकर रुक जाती है। और जो सीमा का दिल धड़कने लगता है तो वह भी अपने ससुर को दिल दे बैठती है। अब दोनों एक दिन जब बच्चे
दोनों बच्चे स्कूल गए होते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे कमरे में सो रहे थे। उसी वक्त दोपहर का करीब 2 बज रहा था। तूफानी दास सीमा के अंदर कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते दोनों इतना खो जाते हैं कि अब तूफानी सा सीमा के साथ समय व्यतीत करने लगता है, उसके साथ मोहब्बत करने लगता है। अब दोनों आए दिन जब भी समय मिलता है एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते। समय बीतता गया। अब धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगती है कि जो उसका चचिया ससुर है तूफानी साहब, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उसका चक्कर सचिन की पत्नी, सॉरी शुभम की पत्नी सीमा से चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब जो उसके भाई भाई रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, चारों तरफ माहौल गर्म हो जाता है, चर्चाएं होने लगती हैं, लेकिन कोई रंगे हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह घर में सीमा के साथ सो रहे थे, तभी जो है उनका बड़ा लड़का देख लेता है। जब बड़ा लड़का देख लेता है तो वह जब बाहर निकलता है, लोग पूछते हैं तो वह बच्चा रहता है, समझ नहीं पाता क्या कहना है क्या नहीं कहना है। धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है। यहाँ बाबा आते हैं, माँ के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अब सभी लोग का जो शक रहता है वह यकीन में बदल जाता है। अब धीरे धीरे गांव में चर्चाएं और तेज हो जाती हैं। सारी खबरों को छोड़कर लोग रोजाना तूफानी शाह और सीमा की चर्चा करने लगते हैं। सीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तूफानी शाह को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेखबर होकर बेखुमार जो इश्क कहते हैं वह चढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे थे कि वह अब ना तो समाज देख रहे थे, ना ही परिवार देख रहे थे। अब इधर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही थी। अब एक दिन उसके परिवार वाले जब बेहद परेशान हो जाते हैं, जो चाचा के घर तूफानी शाह के घर वाले रहते हैं और उसके भाई वगैरह रहते हैं, अब उनको लगता है कि अब ज्यादा बदनामी हो रही है, अब गांव में वह मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। वो कुछ गांव वालों के साथ थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद 4 फरवरी 2024 के दिन वह थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद वह थानेदार साहब से शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे घर की एक बहू है और एक चचिया ससुर है तूफानी साहब, उसके पति की मौत हो चुकी है और वह आए दिन सीमा के साथ दुष्कर्म करते हैं, शोषण करते हैं, और हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले और तूफानी साहब को पकड़कर जेल भेज दिया जाए। अब पुलिस जैसे ही यह बात सुनती है, गांव के 2-4 लोग थाने में मौजूद रहते हैं। वह जाती है, पुलिस सीमा और तूफानी साहब को पकड़कर थाने लाती है। थाने लाकर जब पूछताछ होती है तो सीमा कहती है कि मैं 1 महीने पहले से अपने चचिया ससुर तूफानी साहब को प्यार करती हूं और यह भी मुझे प्यार करते हैं। जब मेरे भगवान स्वरूप हैं, जब मदद की जरूरत थी तो कोई सामने नहीं आया और यही भगवान बनकर मेरे सामने आए, तो मैं अपने चचिया ससुर तूफानी शाह को दिल दे बैठी हूं और मैं इन्हें पति मानती हूं। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस करे क्या। पुलिस सीमा और तूफानी शाह को समझाने की कोशिश करती है कि गांव की बात है, लोग क्या कहेंगे। अब पुलिस समझाकर जब थक जाती है, दोनों मानने को तैयार नहीं होते हैं। गांव वाले भी समझाते हैं लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं रहते हैं। इसी बीच तूफानी शाह 2 मिनट का समय लेता है और मार्केट में जाता है। मार्केट से सिंदूर खरीद कर लाता है, फूल माला खरीद कर लाता है और परिसर में बने मंदिर में, जो थाने का परिसर होता है उसमें एक मंदिर होता है, मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर सीमा की इजाजत लेकर तूफानी साहब अपनी एक तरह से कहें तो बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेता है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और तूफानी साहब सिंदूर उसके मांग में भरता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। जब पुलिस और पत्रकार पूछते हैं कि क्या आपको इस शादी से एतराज नहीं है, तो सीमा कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के मरने के बाद जब मुझे जरूरत थी तो तूफानी शाह ने मेरी मदद की और मैं जाने अनजाने में इन्हें दिल दे बैठी और मैं इन्हें अपना पति मान बैठी और हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। प्यार की कोई सीमा नहीं है
आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। अब दोनों शादी कर उसी गांव में चले जाते हैं जिस गांव में वह रहते थे, उसी गांव में रहते हैं जिस गांव के लोग दोनों के प्रेम संबंधों का विरोध कर रहे थे। अब गांव वाले भी हार मानकर चुप हो जाते हैं और हाथों में हाथ रखकर घर चले जाते हैं। अब यह जब सारी हकीकत सोशल मीडिया न्यूज पेपर के माध्यम से लोगों तक आती है तो लोग इस खबर को सुनकर पढ़कर बेहद हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि एक ससुर जो मदद करते करते न जाने कब अपनी चचेरी बहू से, अपने भाई के बहू से दिल लगा बैठा और उससे शादी भी कर ली। अब चारों तरफ माहौल गर्म रहता है, बाजार में सिर्फ तूफानी सा और सीमा के प्यार के चर्चे रहते हैं। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है विनीत राठौर है, सुनील चौधरी जी हैं राजस्थान सेंट्रल जेल से, हिमांशु राय हैं इलाहाबाद से, सोहन लाल सेठिया हैं बीवर राजस्थान से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से, फैजल खान हैं यह भी राजस्थान के रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से, अभी मधुकर है इनका आज जन्मदिन है। अभिषेक मधुकर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।